हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शेयर मार्केट लाइव। मैं हूं सागर और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय शेयर बाजार के लिए अगले हफ्ते कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर होंगे जो कि मार्केट को ड्राइव करते हुए दिखाई देंगे। 8 बड़ी अपडेट जिससे बाजार में अगले हफ्ते मूवमेंट अच्छी खासी हो सकती है। अगला हफ्ता जो होगा 4 दिनों का होगा। 2 अक्टूबर के कारण भारत में यहाँ पे छुट्टी होती हुई दिखाई देगी, मार्केट हॉलीडे होगा। तो 4 दिनों का ही ये हफ्ता होगा। तो आपके लिए कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट खबरें हैं, उसमें सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो 3 बड़े आईपीओ जो है वो अगले हफ्ते लॉन्च होने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे प्राइमरी मार्केट में जो एक्शन होगा वो जबरदस्त देखने को मिलेगा। जिस तरीके से आईपीओ एक के बाद एक आते जा रहे हैं ब्लॉकबस्टर तरीके से, तो यहाँ पे अगले हफ्ते भी 3 बड़े आईपीओ आने वाले हैं, जिसमें से मोस्ट अवेटेड आईपीओ जो है यूटीआई एएमसी का, वो आने वाला है 29 से 1 अक्टूबर के बीच। इसका प्राइस बैंड रखा गया है 552 रुपए से 554 रुपए का। तो अच्छे खासे सब्सक्रिप्शन आने की जो संभावना इस आईपीओ के लिए जताई जा रही है। वहीं अगर हम बात करें स्टेट ओन्ड मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स की, सरकारी कंपनी, इसका भी आईपीओ 29 से 1 अक्टूबर के बीच आता हुआ दिखाई देगा। प्राइस बैंड जो रखा गया है वो है 135 से 145 रुपए पर शेयर। तो यहाँ पे भी एक अच्छी खासे सब्सक्रिप्शन की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं अगर हम बात करें तीसरे आईपीओ की, तो लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि ऑयल एंड गैस पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस का काम करती है, तो यहाँ पे वो 61 करोड़ का आईपीओ लाने की योजना बना रही है, जो भी सेम शेड्यूल के साथ 29 से 1 अक्टूबर के बीच आता हुआ दिखाई देगा। आपको प्राइस बैंड इसका 117 से 120 रुपए पर शेयर का तय किया गया है। तो अगर अगले हफ्ते की बात करें तो आईपीओ के हिसाब से अच्छा खासा आपका एक्शन देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम बात करें दूसरे नंबर पे, तो यहाँ पे 2 बड़े आईपीओ की लिस्टिंग जो है अगले हफ्ते आपको देखने को मिलेगी। कैमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स और कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस यानी कि कैम्स का जो लिस्टेड है, लिस्टिंग होने की संभावना है वो 1 अक्टूबर के दिन जताई जा रही है। तो 1 अक्टूबर के दिन ये दोनों आईपीओ जो है वो अपने लिस्टिंग होते हुए दिखाई देंगे एक्सचेंजेस पे। यहाँ पे बम्पर सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ दिखा था, लगभग 150 गुना भरा था कैमकॉन स्पेशलिटी केमिकल का आईपीओ। वहीं लगभग 47 गुना भरता हुआ दिखा था कैम्स का आईपीओ। और ये दोनों आईपीओ जो थे वो 21 से 23 सितंबर के बीच आते हुए दिखाई दिए थे। करंटली अगर हम बात करें तो दोनों ही ग्रे मार्केट में 300 रुपए ज्यादा के प्रीमियम के साथ ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां पे कैमकॉन केमिकल का आईपीओ का जो प्राइस था वो 340 था, तो ऑलमोस्ट 90% तक की प्रीमियम जो है वो यहाँ पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। वहीं 1230 रुपए पर शेयर के भाव की अगर हम कैम्स के आईपीओ की बात करें तो तकरीबन 25% के आसपास का लिस्टिंग गेन होने की संभावना यहाँ पे भी जताई जा रही है। तो दोनों ही आईपीओ में एक अच्छी खासी लिस्टिंग की यहाँ पे योजना बनाई जा सकती है, और किसको कितना अलॉटमेंट मिलता है वो आपको आजकल में पता चलता हुआ दिखाई देगा। वही अगर हम बात करें तीसरे नंबर पे, तो कोविड 19 का जो इम्पैक्ट है पूरी दुनिया के लिए अब सरदर्द बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से सेकेंड वेव जो है वो आने की संभावना जताई जा रही है, खासकर यूरोप के मार्केट में और दुनिया के कुछ देशों में सेकेंड वेव की शुरुआत शायद होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा भी माना जा रहा है पूरे दुनिया में 3.2 करोड़ कंफर्म केस जो है वो आ चुके हैं। ऑलमोस्ट 10 लाख लोगों से ज्यादा ने अपनी जान गंवाई है। वहीं अगर हम भारत की बात करते हैं तो 59 लाख कंफर्म केस और 94,000 से ज्यादा लोगों ने यहाँ पे अपनी जान गंवाई है। तो जिस तरीके से डब्ल्यूएचओ ने भी यहाँ पे कोविड 19 के प्रति इस फ्राइडे को आगाह किया लोगों को कि यहाँ पे 10 लाख के मुकाबले 20 लाख हो सकते हैं मरने वालों की संख्या, अगर पूरे दुनिया में इसके ऊपर अगर फिर से सीरियसली ध्यान नहीं दिया गया तो ये सारी चीजों को देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि वैक्सीन जिस तरीके से काम चल रहा है, थर्ड फेज में सारा ट्रायल चलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वैक्सीन के आने की जो उम्मीद है वो 2020 के अंत तक है, या फिर नेक्स्ट ईयर के शुरुआत में आपको वैक्सीन आती हुई दिखाई देगी। और आने के बाद भी कितनी जल्दी ये सब जगह तक बढ़ती है, कितने जल्दी कितने लोगों तक पहुंचती हुई दिखाई देगी, इसके ऊपर अभी भी सवाल बना हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको और समय का इंतजार करना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये सारी चीज जो है मार्केट के लिए फिर पसंद नहीं आएगी अगर ऐसा कुछ होता है तो। हालांकि अगर इंडिया के टर्म में अच्छी टर्म की बात की जाए तो जो रिकवरी रेट है वो थोड़ा बढ़ता हुआ डेफिनेटली दिखा है। 79.4% से ये बढ़ के 82.2% हो चुका है। वहीं फर्टिलिटी रेट की भी अगर हम बात करें तो 1.61% से गिर के ये 1.6% के बिलो चला गया है। तो ये भारत के लिए थोड़ी अच्छी खबर हो सकती है, लेकिन अभी भी यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि रोज के लगभग 80-90 हजार केस के एवरेजेस अभी भी बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं भारत में इसका टॉप अभी भी लगभग लगा है या नहीं लगा इसका कंफर्मेशन नहीं है। अगर यहाँ पे ग्राफ गिरता है तब जाके यहाँ पे एक अच्छा खासा लेवल समझ में आएगा कि हाँ, यहाँ पे शायद भारत में भी पीक लग चुका है और अब केसेस की संख्या जो है वो कम होती हुई दिखाई दे रही है।
अब चौथे नंबर पे अगर हम बात करें तो अगले हफ्ते आरबीआई की पॉलिसी का आउटकम निकल के आता हुआ दिखाई देगा। 3 दिन की मॉनेटरी पॉलिसी की जो बैठक होगी उसका आउटकम आएगा 1 अक्टूबर के दिन। तो यहाँ पे लार्जली एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि यहाँ पे कोई भी रेट कट शायद आपको देखने को न मिले, क्योंकि जिस तरीके से लगातार इन्फ्लेशन में यहाँ पे बढ़त देखने को मिल रही है, तो आरबीआई का जो स्टैंस होगा वो एकोमोडेटिव होता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे आरबीआई की कमेंट्री पे ध्यान देना होगा। जिस तरीके से लगातार आरबीआई की कमेंट्री जिस तरीके से काम करती हुई दिखाई दे रही है, उनका जो स्टैंस है वो एकोमोडेटिव और साथ ही साथ सपोर्टिव फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ होता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ पे जिस तरीके से डेटा इंडिकेट कर रहे हैं कि वापस जिस तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटी खुलती हुई दिखाई दे रही है, तो हम कहीं ना कहीं 70 to 80% प्री कोविड लेवल को रीच करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी भी बहुत सी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो बंद है। आप चाहे आप एरोप्लेन की बात करें या फिर आप बात करें कोई सिनेमा हॉल की, मॉल्स की, तो बहुत सी इकोनॉमिक एक्टिविटी अभी भी रुकी हुई है। तो वो सारी चीज़ों को चालू होते अभी समय लगता हुआ दिखाई दे सकता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो नॉर्मल मानसून जिस तरीके से होता हुआ दिखाई दिया है, हायर एग्रीकल्चर आउटपुट होता हुआ दिखाई दे रहा है, इन्फ्लेशन को यहाँ पे कंट्रोल में करने की कोशिश होगी, क्योंकि अब सीधा सीधा थर्ड क्वार्टर चालू हो जाएगा अक्टूबर से। तो आपको ये भी देखना होगा कि किस तरीके से फिर आगे रेट कट होता है और आगे किस तरीके की स्थिति बनती हुई दिखाई देती है, आगे का किस तरीके का ग्रोथ का टारगेट जो है आरबीआई सेट करता है, इन्फ्लेशन का जो टारगेट होगा, इन सारी चीज़ों पे भी आरबीआई की कमेंट्री जो होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी और इसका सीधा सीधा रिएक्शन जो है मार्केट के ऊपर आता हुआ दिखाई देगा। तो बैंकिंग स्टॉक्स जो होंगे वो यहाँ पे सीधे सीधे फोकस में आते हुए दिखाई देंगे। बात करें अगर हम निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के बारे में अगले हफ्ते की, तो अगले हफ्ते की जो वीकली एक्सपायरी 1 अक्टूबर के दिन होती हुई दिखाई देगी और जो मेन ट्रेडिंग रेंज की अगर हम बात कर रहे हैं तो 10,800 से 11,300 इसकी जो ट्रेडिंग रेंज हो सकती है, जिसके बीच मार्केट कारोबार कर सकता है। वहीं अगर ब्रॉडर रेंज की बात करें अक्टूबर सीरीज के लिए तो 10,500 से 11,500 के बीच होती हुई दिखाई दे सकती है। जिस तरीके से फ्राइडे के दिन अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली, अक्टूबर सीरीज का पहला दिन था, जिस तरीके से सितंबर सीरीज की एक्सपायरी के दिन हमने 10,800 के लेवल पे क्लोजिंग दी थी, तो उसके बाद फाइनली 11,000 के लेवल के मार्क को निकालना एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ थी। हालांकि अगर हम बात करें आगे के लिए कि किस तरीके के ओपन इंटरेस्ट बनते हुए दिख रहे हैं, तो मैक्सिमम पुट का जो ओपन इंटरेस्ट है वो अभी भी 10,500 पे बना हुआ है और उसके बाद 10,000 के पुट पे वो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है। वहीं कॉल ओपन इंटरेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो 11,500 पे हाईएस्ट कॉल का ओपन इंटरेस्ट बना है, वहीं और 12,000 के कॉल पे सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। मैक्सिमम जो कॉल राइटिंग आपको देखने को मिल रही है 11,300 और 11,600 के स्ट्राइक प्राइस पे देखने को मिल रही है। वहीं पुट राइटिंग की अगर हम बात करें तो 10,500 10,600 के लेवल पर अच्छी खासी पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। अक्टूबर सीरीज की जो शुरुआत है फ्यूचर लेवल पे ऑलमोस्ट 85 लाख शेयरों के ओपन इंटरेस्ट के साथ हमने की, तो ये वन ऑफ द लोएस्ट ओपन इंटरेस्ट है जो निफ्टी में हमने देखा है। क्योंकि जिस तरीके से सितंबर सीरीज में लॉन्ग लिक्विडेशन आपका होता हुआ दिखाई दिया, तो बहुत से लॉन्ग पोजीशन जो थी जो कि पिछले महीने बनी हुई थी वो कटती हुई दिखाई दी। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज हो सकती है कि आपका जो ओपन इंटरेस्ट है वो बहुत ही कम है, तो आपको यहाँ पे जो गिरावट की संभावना है वो थोड़ी आपके लिए कम हो सकती है, या फिर जो गिरावट की इंटेंसिटी भी होगी तो वो उतनी ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि मार्केट में ज़्यादा लॉन्ग नहीं है तो लॉन्ग लिक्विडेशन भी उतना ज़्यादा नहीं होगा। जिस तरीके से सितंबर सीरीज की जो शुरुआत हुई थी उस टाइम पे जो लॉन्ग्स पोजीशन थी वो बहुत ही ज़्यादा थी और उसके बाद आपने देखा सितंबर सीरीज में लगातार एक गिरावट का सिलसिला देखने को मिला। तो यहाँ पे अगर कम पोजीशन के साथ शुरुआत हो रही है तो क्योंकि आगे नियर टर्म में वोलेटिलिटी जो है बढ़ सकती है, क्योंकि अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है तो ग्लोबल मार्केट वोलेटाइल हो सकते हैं, तो उसका सीधा इम्पैक्ट जो है भारतीय बाजारों पे भी पड़ेगा। तो आपको अक्टूबर का महीना और नवंबर के शुरुआत तक का जो अब तक इलेक्शन के रिजल्ट नहीं आते तब तक मार्केट में थोड़ी वोलेटिलिटी डेफिनेटली आपको देखने को मिल सकती है। अब छठवें नंबर पे अगर हम बात करते हैं एफआईएस और डीआईएस के डेटा की, तो एफआईएस और डीआईएस के जो डेटा है वो दोस्तों बहुत ही खतरनाक देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। जिस तरीके से एफआईएस की अगर डेटा की हम बात करें तो पिछले पूरे हफ्ते यहाँ पे मार्केट में सेलिंग के फिगर देखने को मिले। आप देख सकते हैं तगड़ी सेलिंग जो है लगभग वो आपको देखने को मिली है। 25 सितंबर के दिन 2,000 करोड़ से ज्यादा की सेलिंग, 1,885 करोड़ 24 सितंबर को, 23 सितंबर को तो लगभग 3,900 करोड़ की बिकवाली, 22 सितंबर के दिन 2,000 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली और 540 करोड़ की बिकवाली 21 सितंबर के दिन। तो पांचों दिन हफ्ते के यहाँ पे बिकवाली एफआईएस की तरफ से देखने को मिली है।
और नेट सेलिंग की अगर हम बात करें महीने की, तो 9,200 उसका 14 करोड़ की सेलिंग जो एफआईएस ने की है। तो इस कारण से आपको पूरे महीने एक सितंबर सीरीज में आपको अच्छी खासी गिरावट मार्केट में देखने को मिली। वहीं अगर हम बात करते हैं डीआईएस की, तो पिछले हफ्ते एफआईएस के सामने डीआईएस ने थोड़ी डेटा मैच करने की कोशिश जरूर की, लेकिन फिर भी यहाँ पे उतने डेटा मैच नहीं हुए हैं। हालांकि 517 करोड़ की सेलिंग थी जो थी 21 सितंबर को, फिर 878 करोड़ की बाइंग 22 सितंबर को, 23 सितंबर को 1629 करोड़, 24 सितंबर को लगभग 188 करोड़, और 25 सितंबर के दिन यहाँ पे 2070 करोड़ की बाइंग सपोर्ट जो है डीआईएस की तरफ से देखने को मिला। लेकिन डीआईएस भी इस महीने नेट सेलर ही रहे, लगभग 1418 करोड़ की। तो दोनों की तरफ से अगर हम डेटा की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं 10,500 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली इंडियन मार्केट में देखने को मिली। तो जिसका साफ असर फिर मार्केट में देखने को मिल रहा है कि 11,800 तक के जो हाईएस्ट लेवल छुए थे, और उसके बाद आज हम 11,050 के लेवल पे खड़े। तो आगे देखना होगा कि क्या एफआईएस का यहाँ से मूड फिर से पॉजिटिव होता है और वो फिर से यहाँ पे बाइंग ट्रिगर करते हैं, या फिर से उनके सेलिंग के डेटा यहाँ से कंटिन्यू रहते हैं। तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, एफआईएस के डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आगे चल के मार्केट के लिए। अगर उनका बाइंग सपोर्ट आता है तो वो मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा, अदरवाइज फिर मार्केट में प्रेशर कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देगा। वहीं बात करें ग्लोबल मार्केट की, तो ग्लोबल मार्केट भी यहाँ वोलेटाइल होते हुए दिख रहे हैं। हालांकि अगर हम बात करते हैं अमेरिकी मार्केट की फ्राइडे के सेशन की, तो वो थोड़े पॉजिटिव बंद होते हुए डेफिनेटली दिखाई दिए। लोअर लेवल से अच्छी खासी रिकवरी आपको देखने मिलेगी। डाउ, एसएनपी और नेस्डेक तीनों इंडेक्स में 1 से लेकर 2.5% तक की जो तेजी है वो आपको अमेरिकी बाजारों में देखने को मिलेगी। वहीं यूरोपियन मार्केट की बात करें तो वो भी यहाँ पे मिक्स्ड कारोबार कर रहे थे। 0.5% गिरावट से लेकर 1% की तेजी के साथ यूरोपियन मार्केट में भी कामकाज होता हुआ दिखाई दिया। एसजीएक्स निफ्टी का भी जो लेवल है वो कहीं ना कहीं 11,035 के आसपास अभी कामकाज कर रहा है। तो देखना होगा कि सोमवार के लिए जो ट्रिगर है वो भारतीय बाजारों के लिए थोड़े पॉजिटिव डेफिनेटली देखने मिल सकते हैं। लेकिन अब ऊपरी लेवल पे अगर खुलता है तो क्या वहां से तेजी कंटिन्यू होती है या फिर आती है प्रॉफिट बुकिंग, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि 11,000 का लेवल साइकोलॉजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अगर उसके ऊपर है तो आप मजबूत हैं, और उसके नीचे हैं तो डेफिनेटली आप थोड़े कमजोर अपने आप को गिनेंगे। तो वो लेवल के ऊपर आपके नजर जरूर होनी चाहिए। लेकिन अगर हम बात करते हैं अगले ट्रिगर की, तो अगले हफ्ते आने वाले हैं ऑटो सेल्स के नंबर सितंबर सीरीज के। तो सितंबर सीरीज में जिस तरीके से ऑटो सेल्स के नंबर आते हुए दिखाई देंगे, तो वहां पे आपको ऑटो स्टॉक्स में अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से यहाँ पे टू व्हीलर, ट्रैक्टर और पैसेंजर व्हीकल की सेल्स में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल सकती है, लेकिन कमर्शियल व्हीकल जो है वहां पे आपको थोड़ी गिरावट या वीकनेस देखने को मिल सकती है। तो आपके लिए आपको नजर रखनी होगी बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर, हीरो मोटोकॉर्प, मारुति सुजुकी, एमएनएम, टाटा मोटर्स, एस्कॉर्ट, क्योंकि ये सारी जो कंपनियां होंगी अगले हफ्ते एक्शन में होगी। तो अच्छे खासे नंबर्स के डेटा के बाद यहाँ पे इनमें प्लस माइनस का जो भी सीन है वो आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये थी वो सारी जानकारी जो कि अगले हफ्ते बाजार को प्रभावित करती हुई दिखाई दे सकती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।